Hello, good evening, everyone. My name is Ankita Tomar, and welcome to Judiciary Gold. So, today's topic of discussion is prostitution legal in India? हो सकता है आप में से कईयों को इस बात का जवाब पता हो और हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी भी डिलेमा में हो कि क्या है prostitution लीगल है या फिर इलीगल है भारत में, क्योंकि हमें बड़ा एक मिक्स्ड रिएक्शन और मिक्स्ड प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं संपूर्ण भारत के अंदर, फ्रॉम दिस साइड ऑफ द स्टेट ऑल्सो एंड फ्रॉम द साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑल्सो, जिनको हम प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं या सेक्स वर्कर्स कहते हैं. सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ये रैंडम एकदम इतना सा रैंडम टॉपिक क्यों लेकर के आ गई है, कहाँ से आ गया ये प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, इसके ऊपर तो कोई न्यूज भी नहीं है. सो आई विल टेल यू कि ये टॉपिक क्यों आया मेरे दिमाग में कि मुझे इसे कवर करना चाहिए. कुछ दिनों पहले एक रील फ्लोट हो रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर और वाईटी के ऊपर. ये रील फ्लोट हो रही थी जहां पर एक ऑफिसर थी, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव की ऑफिसर थी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट कराया, बहुत सारे सेक्स वर्कर्स को इवैक्यूएट कराया, और वो उनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट करके भी लेकर के जा रहे थे, कुछ को इवैक्यूएट करके लेके जा रहे थे, और सब मुंह बांध करके रेड पड़ी एक जगह पर, और वहां से बहुत सारे लोगों का इवैक्यूएशन हुआ, अरेस्ट हुआ, और उनको लेकर के गए. तो मेरी स्टूडेंट ने मुझे ये रील भेजी एंड शी सेड कि मैम आपने तो हमको कुछ और बताया था, है ना. रेड तो तब पड़ती है या अरेस्ट तो तब होता है जब कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही हो. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रील इज कि आप कुछ प्रोस्टिट्यूट्स को या कुछ सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट करके लेके जा रहे हो, क्लाइंट्स को अरेस्ट करके लेके जा रहे हो उनके. तो मैम जब आपने कहा था कि ये इलीगल नहीं है तो फिर ये अरेस्ट क्यों हो रहे हैं, है ना. तो आपने जो मुझे स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट और ये जो रील में देखने को मिल रहा है एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कंडक्ट, ये तो दोनों आपस में कॉन्ट्ररी है. सो व्हाट इज द फैक्ट मैम. सो आई सेड व्हाई नॉट टेक अ सेशन ऑन दिस, बिकॉज आई गेस मेनी ऑफ अस वुड बी इन डिलेमा कि क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगल है इंडिया में या नहीं है. ठीक है, चलो तो आज डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका हिस्टोरिक वर्जन क्या था और ये कैसे आपका सम्मिलित हुआ हमारे आज की प्रेजेंट डे सोसाइटी में, है ना. एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द सोसाइटी टुडे हैज अ पास्ट ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट से फॉलो होते हुए आया है, तो कुछ तो उसके ट्रेसेस हमें पास्ट में मिलेंगे, कुछ तो उसकी हिस्ट्री होगी. प्रोस्टिट्यूशन की भी हिस्ट्री है. इनफैक्ट इट इज नोन टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन संपूर्ण जहान में, पूरी दुनिया में. ठीक है, सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे हम. भारत में आपके आज प्रेजेंट डे आप जो यूरोप है, अमेरिका है, कहीं भी चले जाएंगे, द प्रोस्टिट्यूशन इज नोन टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड. नाउ दिस प्रोफेशन इन इंडिया was not called prostitution. In fact, prostitution जैसी चीज जो थी वो काफी डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी मानी जाती है, टैबू माना जाता है डिस्कशन में. सो कैसे डेवलप हुआ, लेट अस टॉक अबाउट इट. एक कल्चर जाना जाता था देवदासी ट्रेडिशन के नाम से. देवदासी आप लोगों ने बहुत ऑफन सुना होगा, एंड इट इज नॉट अ डेरोगेटरी टर्म, इट्स अ गुड टर्म. ठीक है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी देवदासियों की भारत के अंदर. क्या होती थी देवदासी. सो देवदासी ट्रेडिशन इज अ पार्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट हिंदू कल्चर ऑफ temple worship and is an example of Hindu approach to art as a religious practice and the Hindu worldview of inseparability of aesthetics and spiritual practice. So ये एक practice थी जहां पर भारत के लोग ये दर्शाते थे कि आर्ट को एक जो कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट है वो ईश्वर को कितना प्रिय है, या ईश्वर को अटेन करने के लिए कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट जो है वो कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है, उसमें कैसे इनोवेशन लाया जा सकता है. सो इन इंडिया आर्ट एंड कल्चर वर ऑलवेज kept at par with God या as a way of moving towards God. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का बड़ा इसको एक सिंबल माना जाता था. एंड कहीं ना कहीं हम इस देवदासी प्रैक्टिस के थ्रू ये एस्टैब्लिश कर रहे थे कि एस्थेटिक्स भारत में और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं. आर्ट एंड कल्चर और भगवान ईश्वर की प्रार्थना, प्रेयर, वर्शिप, ये सब साथ साथ चलते हैं. तो इसमें होता क्या था. A Devdasi is the name given to a woman ritually dedicated to a deity of a temple to play the role of an innovation of spiritual power through her dance as part of the worship rituals of the temple. यहाँ पर होता क्या था कि एक रिचुअल के थ्रू बकायदा एक पूजा पाठ करके एक लड़की को ईश्वर को डेडिकेट कर दिया था. किसी भी टेम्पल में, कृष्ण टेम्पल हो गया या कोई भी एक विष्णु टेम्पल हो गया, वहां पर उस महिला को डेडिकेट कर दिया जाता था एंड उसको फिर देवदासी कहने लगा था, जो देव की दासी हो. सो शी वॉज दी सर्वेंट और दी दासी ऑफ द गॉड. अब इनका पर्पस क्या था. बिकॉज शी हैज अ स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, तो इन्हीं के स्पिरिचुअल इंटरेस्ट को और बढ़ाने के लिए, इनकी स्पिरिचुअल पावर को और बढ़ाने के लिए, व्हाट शी वुड डू इज शी वुड लिव इन अ टेम्पल एंड देयर शी वुड प्रैक्टिस डांस एंड प्रैक्टिस म्यूजिक, एंड थ्रू हर म्यूजिकल एंड डांसिंग इनोवेशंस शी वुड इंप्रूव हर स्पिरिचुअल पावर्स. ये एक कैटेगराइजेशन था, ये एक थॉट प्रोसेस था इस देवदासी कल्चर के पीछे.
सो ये एक जहां अब तक जो हमने सुना सोचा सब पॉजिटिव लग रहा है ना, बट लेटर ऑन क्या होता है कि किसी भी प्रैक्टिस का धीरे धीरे डेप्रिसिएशन होने लग जाता है. सो इनिशियली थिंग्स, dance or music that was practiced or that was innovated for preaching God or for the spiritual empowerment became the part of the culture and many people started learning it. ठीक है, सो बहुत सारे लोग सीखने लग गए, नाच गाना सीखने लगे, डांस सीखने लगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक और डांस सीखने लग गए. एंड द कल्चर स्टार्टेड इवॉल्विंग एंड गेटिंग बेटर, नए नए इनोवेशन आने लगे इस फील्ड में. तो तब तक तो देवदासी जो थे वो देवर अ सिंबल ऑफ डिवोशन, जहां पर वो अपना पूरा जीवन ईश्वर की प्राप्ति में लगा देती थी. उसके बाद उन्होंने, क्योंकि डांस और म्यूजिक के थ्रू वो ये सब चीजें करती थी, तो डांस और म्यूजिक में बड़े नए नए इनोवेशन आने लगे, अलग अलग डांस स्टाइल्स आने फॉर्म होने लगे, फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम. तो ये सब चीजें डांस और म्यूजिक के एनहांसमेंट में, इनकी इनोवेशन में बहुत कारगर साबित हुई. देयरफॉर देवदासीज बिकेम अ द वेरी सिंबल ऑफ द न्यू इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक ऑफ द इंडियन कल्चर. लेटर ऑन जब यही डांस और कल्चर डांस और म्यूजिक आपके कल्चर का हिस्सा बनने लग गया, तो इनको बड़ा अच्छा सिंबल मानने लग गए कल्चरल इनिशिएटिव्स का. बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, जब मुगल आपका जिसको हम कहते हैं इन्वेजन हुआ, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द मुगल्स एंड स्पेसिफिकली आफ्टर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स और अराइविंग ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ये जो पूरा कल्चर था ये डेप्रिशिएट होने लग गया. ठीक है, जो देवदासी कल्चर था उसको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कम होने लग गई. एंड जो पेरेंट्स थे उनका भी अपने बच्चे को मंदिर में डेडिकेट कर देने का, ये देवदासी बनाने के पीछे का एजेंडा चेंज होने लग गया. एजेंडा अब बदलने लग गया था मुगलों से बचाने के लिए, ठीक है, शासकों से बचाने के लिए अपने बच्चियों को, कि उनके साथ कोई खराब काम ना हो जाए या उनको कोई किडनैप ना करके ले जाए, उनको कोई उठा के ना ले जाए. तो इन चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए लड़कियों को इस तरीके की प्रैक्टिस को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे. अब whether you are skilled or unskilled, you were made a devdasi. So whether you knew dancing or music or whether you did not know any of it, you became a devdasi. अब जब आप देवदासी बन गए, या फिर दहेज प्रथा एक बहुत परेशान करने वाली बात थी, दहेज हो गया या आपकी सती प्रथा हो गई, ये सब चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से पेरेंट्स जानबूझ के अपने बच्चों को देवदासी बनाने लग गए, देवदासी कल्चर में डालने लग गए. सो इवेंचुअली व्हेन अ प्लेस which was meant to be for the actual spiritual people or for the innovation of spirituality, for the innovation of dance and म्यूजिक एंड आर्ट, वो थोड़ा थोड़ा जब ओवर क्राउड होने लग गया, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें खराबी आने लगी, उसमें थोड़ी सी अडल्ट्रेशन आने लग गए. एंड इवेंचुअली ये जो महिलाएं थी या जिन बच्चियों को मंदिर में छोड़ दिया जाता था, वो लेटर ऑन ट्रैफिकिंग में फंस गई, है ना. एंड जब ब्रिटिशर्स आ गए, तो क्योंकि ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पर रखने के लिए उनमें कोई बीमारियां ना फैलें, कोई भी एसटीडीज वगैरह ना फैलें, इसीलिए हमने जो देवदासी कल्चर था और उसके थ्रू जो महिलाएं एक अच्छा कल्चर्ड काम करती थी, हमने उसको एक, पहले तो ये काम हमारा बना एक आप कह सकते हो म्यूजिक एंड आर्ट के डेवलपमेंट का और एंटरटेनमेंट का. तो इनिशियली इन द पीरियड ऑफ मुगल्स हमने उन्हीं लड़कियों को इंडक्ट करके डांस एंड कल्चर में डाल दिया, डांस एंड म्यूजिक में डाल दिया. सो जो जिनको हम कोर्टसन्स कहते हैं ना, जो पहले जिनको हम हिंदी में अगर कहें तो हम जिनको कोठा कहते थे, वो कोठों का काम वो नहीं था जो हम आज समझते हैं. उनका काम था, देवर बेसिकली दी थिएटर्स, है ना, जहां पर एक आर्टिस्ट परफॉर्म करता था एंड द पब्लिक यूज्ड टू विजिट एंड सी. द पब्लिक वाज मेजरली मेन बिकॉज मेन वर वर्किंग, सो दे इट वाज थॉट प्रोसेस कि इन्हीं को एंटरटेनमेंट की जरूरत है, क्योंकि भाई यही काम कर रहे हैं, मजदूरी सारा काम तो यही कर रहे हैं, तो इन्हीं को क्यों ना, इनको एंटरटेनमेंट की जरूरत है, बड़े ऑफिसर्स हैं, मुगल राजा हैं, इनको एंटरटेनमेंट की जरूरत है. तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए ये महिलाएं डांस और म्यूजिक परफॉर्म किया करती थी. इवेंचुअली व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, सो एज आई सेड कि ब्रिटिश आर्मी में कोई बीमारी ना फैले, क्योंकि सब अपने अपने मेन लैंड से बाहर आए हुए होते थे, तो इधर उनको एंटरटेनमेंट सिर्फ डांस और म्यूजिक का नहीं चाहिए था. एंड देयरफॉर दीज परफॉर्मर्स who were initially only for the purpose or only elected for the purpose of dance and music, they were converted into the sex workers for the purpose of the British army. एंड यहाँ से जो आपका आप कह सकते हो कि अडल्ट्रेशन है ना, वो शुरू हो गया आपके कल्चर में. सो ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होती थी, ये चीजें होती थी, बट इन द अदर सेंस होती थी. ये फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट था, और एंटरटेनमेंट के लिए डांस और म्यूजिक को काफी माना जाता था. बट लेटर ऑन फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट हमने डांस म्यूजिक के साथ में सेक्स वर्क को भी इंक्लूड कर दिया. तो
तब जाकर के ये एक अनकल्चर्ड प्रैक्टिस मानी जाने लग गई, और जो महिलाएं इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती थी उनको नगर वधु कहा जाने लग गया। तो जो पहले देवदासी थी, अब उन्हीं का स्टेटस नगर वधु का हो गया। एंड लेटर ऑन जब महिलाओं को भी ये लगने लग गया कि यार अब तो पैसा भी नहीं है और कोई स्किल भी नहीं है, स्किल भी सिर्फ यही है आपके पास में, तो आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने कमर्शियली इस काम को, सेक्स वर्क को अपना लिया फॉर द पर्पस ऑफ योर कमर्शियल नीड्स, आपने इस काम को अपना लिया, तो इनको वैश्या कहलाया जाने लग गया। एंड इस तरीके से पूरी की पूरी प्रैक्टिस एक डेरोगेटरी प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो गई। अब बात करते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन प्रेजेंट डे क्या है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स वर्क इज मच क्रिटिसाइज प्रोफेशन एज इट इज डीम्ड टू बी इमोरल एंड अ टैबू इन इंडिया और एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इसको एक टैबू माना जाता है, इसको बहुत अनकल्चर्ड प्रैक्टिस माना जाता है, इमोरल प्रैक्टिस माना जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों अनकल्चर्ड है, क्यों ये टैबू है? बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर मैरिजेस, और इवन इफ पीपल आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ देयर मैरिजेस, एक एक अजीब सी चीज है प्रोस्टिट्यूशन, जहां पर आप कमर्शियल पर्पस के लिए, पैसे के लिए आप सेक्स वर्क करते हैं, तो इसीलिए इसको बहुत डेरोगेटरी माना जाता है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? सो इसके पीछे रीजन हमेशा से यही रहा है कि लैक ऑफ एजुकेशन थी, है ना, लैक ऑफ एजुकेशन थी फीमेल्स में। जो पुरानिक समय में जो महिलाएं थी उनमें लैक ऑफ एजुकेशन था, जिसकी वजह से उनके पास कोई और स्किल नहीं हुआ करती थी जिसके थ्रू वो क्या कर सके, अपना घर चला सकें या अपना लाइवलीहुड चला सकें। So they had to get into prostitution in order to earn their livelihood. अब इस lack of education और lack of education की वजह से they did not even know how to prevent or how to control, how to birth control or use the devices of birth control. तो इस वजह से population भी बढ़ती गई। तो अब जहां लैक ऑफ एजुकेशन था, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, और लैक ऑफ स्किल है, और आप एक पर्टिकुलर माहौल में रह रहे हो, तो ये नंबर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स बढ़ता गया। ठीक है, कि एक महिला थी, उसकी घर में बेटी हुई, तो शी ऑल्सो वॉज फोर्स्ड टू गेट इन टू प्रोस्टिट्यूशन ओनली। अब दूसरी चीज थी पोवर्टी, क्योंकि पैसा महिलाओं के पास नहीं था, तो या तो वो खुद ही चली जाती थी अपने अपने लालन पालन के लिए। दूसरा सिचुएशन जो था वो और वर्स था, जहां पर पुरुष शादी करते थे, लेकिन अगर उनके पास में परिवार चलाने का खर्चा नहीं था या घर चलाने का खर्चा नहीं था, तो वो अपनी बेटियों को या अपनी बीवियों को इस काम में लगा देते थे। एंड इसके थ्रू ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हमने नोटिस हुई कि ट्रैफिकिंग के नंबर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि पुरुष जो है घर के, वो खुद अपनी बेटी को या अपनी पत्नी को प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहे हैं, उनको बेच देते हैं, जिसकी वजह से एक ये पूरा जो सेल्फ मोटिवेटेड काम था वो अब पूरा एक फोर्सफुल काम में बदल गया। और लास्ट जो आप देख सकते हैं कि फोर्स है, आपके घर की तरफ से आपको फोर्सफुली भेजा जा रहा है इस काम के लिए, या फिर आपको कहीं से ट्रैफिक करके ले आया गया है, और आपको फिर जो आपका जो भी जैसे हम कहते हैं कि एजेंट्स होते हैं, है ना, सो दे आर, जिनको पिम्प कहा जाता है इन इंग्लिश, तो वो अब आपको इन फोर्सफुली इस काम के अंदर डाल रहे हैं। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मंगल पांडे देखी हो, तो उसमें एक सीन आता है जहां पर एक बाजार के अंदर दे आर सेलिंग फीमेल्स, है ना, सेलिंग प्रोस्टिट्यूट्स फॉर दी डिफरेंट कोर्टिसंस। तो ये सब चीजें यहाँ पर होने लगे, और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो कल्चर था वो खराब भी हुआ, अडल्ट्रेट भी हुआ। जो चीज डिवोशन के नाम पे थी वो पहले आर्ट एंड कल्चर के नाम पर ट्रांसफॉर्म हुई, फिर वो लोगों को एंटरटेन करने के नाम पर ट्रांसफॉर्म हुई, और फिर उसमें एंटरटेनमेंट में म्यूजिक और आर्ट और डांस के अलावा हम उसमें सेक्स वर्क भी लेकर के आ गए। और यही सेक्स वर्क अब पैसे के फायदे के लिए लोग अपने घर के बच्चों को या अपने घर की बीवियों को, बहुओं को, पत्नियों को बेच करके करने लगे। तो इसकी वजह से हम ट्रैफिकिंग वाले एंगल पे पहुंच गए, जहां पर महिला की इच्छा नहीं है बट उसको फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसको बेच दिया जा चुका है। नाउ वेदर प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन इंडिया और नॉट, सो फर्स्टली एंड फोरमोस्टली प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया इज लीगल। सेक्स वर्क भारत के अंदर लीगल है। इन इंडिया प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल बट देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन स्टेटिंग इट्स लीगैलिटी, बट ट्रैफिकिंग इज इलीगल। अब जो मुझे बच्चे ने, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम वो ब्रोथल क्यों खाली करवाया जा रहा था और क्यों रेड पड़ी वहां पर, सो लेट मी टेल यू गाइस कि प्रोस्टिट्यूशन में कोई चीज इलीगल नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन इज एब्सोल्युटली लीगल इन इंडिया, सेक्स वर्क इज एब्सोल्युटली लीगल इन इंडिया। इट इज इन फैक्ट covered by Article 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जो और इसी बात को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधादेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में भी अपहेल्ड किया कि प्रोस्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस एंड इट इज अ प्रोफेशन, इट इज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो इसको आप इलीगल नहीं कह सकते हैं। अब इलीगल क्या है?
ट्रैफिकिंग इलीगल है। अपने बच्चे को बेच देना, अपनी बीवी को बेच देना, सेल कर देना फॉर द पर्पज ऑफ commercial, for the purpose of money, or for the sake of money, that is illegal. So the person who is selling and the person who is buying humans is responsible and is punishable under the immoral trafficking of humans act. अब इस पे अपन आते हैं कि ब्रोथल्स का जो एक डिस्कशन होता है, पहले एक बार यहाँ स्लाइड पर जो कंटेंट है वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर देती हूँ, फिर उसके बाद अपन चलते हैं उसका सेकंड टॉपिक के ऊपर. नाउ इन 1956 द इंडियन गवर्नमेंट हैज पास्ड द इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट सीता. अंडर दिस एक्ट प्रोस्टिट्यूशन कैन बी लीगली डन, बट soliciting of people and luring them into sexual activities is illegal. So what you cannot do is, prostitution को लीगल कहा गया, लेकिन a group of prostitutes स्टैंडिंग टुगेदर, वर्किंग लाइक एन ऑर्गेनाइज सेक्टर. अगर आपने देखी है गंगूबाई काठियावाड़ी, तो वहां पर आपको एक प्रैक्टिस देखने को मिलेगा जो आपको एक मालकिन या ऐसा कुछ एक नाम रेफर करते हैं, है ना. सो गंगूबाई बिकम्स लेटर ऑन द मैनेजर ऑफ ऑल द प्रोस्टिट्यूट्स इन हर पर्टिकुलर ब्रोथल. सो बीइंग द मैनेजर एंड रनिंग अ ब्रोथल, दैट इज इलीगल इन इंडिया. यू कैन नॉट डू प्रोस्टिट्यूशन इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. आप इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, सेक्स वर्क कर रहे हैं, that is fine, that is not illegal, that is up to your choice and up to your caliber कि आप क्या स्किल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने अंदर, या क्या आपके पास लैक ऑफ एजुकेशन है. whatever your circumstantial grounds are, you can opt for sex work, that is not a problem to the state. But if you are working in an organized sector, if like you are working like an organized sector जहां पर आपने कुछ लोगों को कलेक्ट किया हुआ है, there are people who are soliciting such kind of work for you, who are luring people to come to you, who are managed by you or whom you are managing, तो ये चीजें क्या है आपकी, ये सब इलीगल है. आप एक ब्रोथल नहीं रख सकते हैं, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट टेंजेंट पे भी मैं आऊंगी. मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैम ब्रोथल नहीं रख सकते, फिर कमाटीपुरा क्या है, ठीक है, अभी उस पे भी आएंगे. प्रोस्टिट्यूशन एज मेंशन इन इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 means the sexual exploitation or abuse of persons for commercial purpose. It is also not an offense under IPC. So prostitution जो है IPC में भी offense नहीं है. और जैसा कि मैंने कहा प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, इलीगल नहीं है भारत में. लेकिन जो आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 वो किस चीज को प्रोहिबिट करता है, वो प्रोहिबिट करता है कमर्शियल पर्पस के लिए लोगों का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करना. और जब हम कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन, तो एक्सप्लॉइटेशन हमेशा बिना इच्छा के होता है. जो भी विक्टिम है, जो भी अग्रीव्ड है, उसकी इच्छा नहीं है, यानी कि किसी को फोर्सफुली किसी से सेक्स वर्क करवाना, दैट इज नॉट अलाउड अंडर दिस एक्ट, ठीक है. आप किसी व्यक्ति को, किसी बच्ची को, किसी बच्चे को, किसी महिला को फोर्सफुली उससे सेक्स वर्क नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन अगर वो अपनी इच्छा अनुसार करती है तो वो लीगल है, लेकिन अगर वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं करती तो इमोरल ट्रैफिकिंग में आ जाता है. दिस पर्टिकुलर एक्ट was the act जिसका हमने इनिशियली नाम दिया था इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट सीता. ये 1956 में लाया गया था. इसी को रीनेम कर दिया गया था 1986 में इन द नेम ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, है ना, जिसको हम आज फॉलो करते हैं. सो बस नाम का बदलाव हुआ है और थोड़े से प्रोविजंस को स्ट्रिंजेंट बनाया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है. देयरफॉर निष्कर्ष ये है कि सेक्स वर्क इज लीगल इन इंडिया, बट रनिंग अ ब्रोथल इज नॉट लीगल इन इंडिया. अब आप सोचेंगे कि मैम रनिंग अ ब्रोथल इज नॉट लीगल इन इंडिया, फिर दिल्ली में बहुत सारे रेड लाइट एरियाज हैं, आपके मुंबई में कमाटीपुरा बड़ा फेमस है इन सब चीजों के लिए, तो ये क्यों नहीं है, ये कैसे चल रही है जगहें, है ना, इन जगहों पे कैसे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है जब ब्रोथल रखना अलाउड ही नहीं है. तो लेट मी टेल यू दैट this has come in front of the courts and the courts have decided on this and they have again said this कि जो कमाटीपुरा, अगर जो आप एरिया की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ द इंडियन सिनेमा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वहां पर जो प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, दे आर इंडिपेंडेंटली लिविंग इन डिफरेंट हाउसेस, ठीक है. सो वो अलग अलग अपनी चाल के अंदर, अपनी खोली के अंदर वो लोग रह रहे हैं एंड देयर दे डू प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है. तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहे हैं. उनकी कोई मालकिन नहीं है, उनका कोई मैनेजर नहीं है, उनके पास कोई पिंप नहीं है जो उनको सॉलिसिट करके ला करके दे रहा है. व्हाट दे आर डूइंग इज दैट वो खुद शाम के टाइम पर या दिन के टाइम पर अपना स्ट्रीट पे जाके खड़े हो जाते हैं और खुद ही सॉलिसिट करते हैं, खुद ही आने जाने वाले लोगों को पूछते हैं, या जिन लोगों को पता है उन एरियाज के बारे में वो लोग खुद वहां पर विजिट करते हैं नोइंगली, वॉलंटियरली. वेयर एज द फीमेल्स और द प्रोस्टिट्यूट्स आर नॉट लूरिंग देम थ्रू एन एजेंट. तो ये पूरा का पूरा काम जो है ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो रहा है. वो सब महिलाएं अपने अपने घरों में रह रही हैं. एंड कमाटीपुरा इज बेसिकली नॉट अ ब्रोथल इन इटसेल्फ. वो क्या है, वो एक सोसाइटी है, एक जगह है रहने की, एक शहर का हिस्सा है जहां पर सारी प्रोस्टिट्यूट्स आर लिविंग टुगेदर, ठीक है. सो इसीलिए वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है जो प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करार देने की कोशिश कर रहा हो या प्रोस्टिट्यूशन को ऑर्गेनाइज वे में कमिट कर रहा हो. दे आर जस्ट इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड्स
अर्निंग देयर ब्रेड थ्रू प्रोस्टिट्यूशन और थ्रू सेक्स वर्क। उनकी कोई जवाबदेही नहीं है किसी भी अपने मालिक की तरफ। अगर ऐसा पाया जाता है कि वहां पर किसी महिला को लाया गया है एंटाइस करके, या किसी को वहां पर ट्रैफिक करके लाया गया, किसी को वहां पर जबरदस्ती पकड़ के लाया गया है, तो तब रेड पड़ती है। तो अब जिस होटल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करी थी कि जहां पर रेड पड़ी थी, वहां के बारे में ये खबर थी कि बहुत सारी महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ करके लाया गया है, उनको ट्रैफिक किया गया है, एंड दैट इज वाई देवर बीइंग रेस्क्यूड। ठीक है, सो ऑफन ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है। अच्छा, अब क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि कई बार आप अपन मूवीज में देखते हैं स्ट्रीट्स पे खड़े होते हैं फीमेल्स, है ना, एंड देन वेयर डू दे गो, बिकॉज ब्रोथल्स कैन नॉट बी मेड, व्हाट दे डू इज दे गो टू नॉर्मल होटल्स, है ना, नॉर्मल होटल रूम्स में चले जाते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में। और अगर वहां पर होटल्स में छापे वापे पड़ते, रेड पड़ती है, तो उसको इलीगल बताया जाता है, पुलिस पकड़ करके ले आती है, एंड पुलिस ऑफन शोज दिस कि ये काम इलीगल है, बट इट इज नॉट इलीगल इफ दैट वुमेन इज इंडिपेंडेंटली वर्किंग फॉर हर ओन अर्निंग्स। उस चीज को इलीगल नहीं कहा जा सकता, ना ही उसमें उनको सजा दी जा सकती है। ठीक है, पुलिस बाद में रिहा भी कर देती है, बट ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है जहां पर पुलिस और कई बार प्रोस्टिट्यूट्स, कई बार पुलिस, ये मिल करके एक काम चला रहे होते हैं, जहां पर दे आर ट्राइंग टू गेट मनी फ्रॉम द क्लाइंट ओनली, कि इसको डरा देंगे, बदनामी का डर होगा तो वी कैन एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम देम। सो दैट इज समटाइम्स अ वे ऑफ एक्सटॉर्शन, समटाइम्स इट इज लैक ऑफ नॉलेज amongst the police also, and sometimes it's an honest attempt to save the females who have been trafficked, जो बिना इच्छा के अपने ट्रैफिक करके लाई गई हैं वहां पर, और उनसे जबरदस्ती सेक्स वर्क कराया जा रहा है। ठीक है, तो तीनों ही चीजें वहां पर हो सकती हैं कि या तो पुलिस एक्चुअल में ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में ये काम कर रही है, जहां वो बचाने की कोशिश कर रही है उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जिनको अननेसेसरली या बिना इच्छा के उस काम में डाल दिया गया है, प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। तो I hope the status of prostitution in India is clear to you guys. It is absolutely legal, but it keeping a brothel or running a brothel is not legal. Soliciting people is not legal. Doing prostitution in an organized manner is not legal. All these things are illegal. Sex work or prostitution is absolutely legal. So I hope आपको ये content समझ आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी थोड़ी सी लीगल एस्पेक्ट पे इसके। एंड इसी के साथ में एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को और पास ऑन कर देती हूँ, वो ये है कि 23 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक आप लोगों का बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंदौर में। तो आप जुडिशरी गोल्ड के ऑफलाइन सेंटर पे इंदौर में जा सकते हैं और ये बूट कैंप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और इस रजिस्ट्रेशन की फीस है मात्र 99 रुपीज। तो ये इसमें शुल्क जरूर है, वो निःशुल्क बराबर ही है। ठीक है, 100 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं, 100 भी नहीं है, पूरे 99 ही है। ठीक है, तो इतने में तो रिचार्ज भी नहीं होता। लिटरली आपको 3 दिन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बूट कैंप पर, जहां पर फिजिकली टीचर्स आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, और ये बूट कैंप 3 दिन चलेगा। पूरे पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक आपकी क्लासेस चलेंगी। बीच में आप लोग के ऑब्वियसली ब्रेक्स होंगे, टी ब्रेक्स होंगे, लंच ब्रेक्स होंगे आप लोगों के लिए, बट आप सोचो पूरा दिन आपका प्लान्ड है, और उस पूरे दिन में आपको अच्छा रिवीजन, अच्छा एक पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। जिन जिन लोग के लिए पहली बार है प्रिपरेशन का, उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि ये एक बहुत स्पीड से चलने वाला कोर्स है, और बड़ी जल्दी जल्दी आपके सारे एक्ट्स खत्म हो जाएंगे, पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा, इंक्लूडिंग द माइनर एंड द स्टेट स्पेसिफिक एक्ट्स। सो if you guys are interested, do not delay the process, enroll yourself today itself. Bye guys, make your day great.